चलिए आज बात करते हैं मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी की। और इसे हम देखेंगे समीक्षक मनीष पांडे की नज़रों से। देखिए, ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो अनुभवों और यादों की एक बहती हुई नदी है। तो तैयार हैं? चलिए इसमें एक गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या एक नदी किसी के जीवन की पूरी कहानी कह सकती है? कवि मीनकेतन प्रधान के लिए इसका जवाब एक बड़ा सा हाँ है। उनके लिए महानदी, आप समझिए, सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो यादों, संस्कृति और भावनाओं का एक जीता जागता प्रवाह है। और सच कहें तो यही इस पूरे कलेक्शन का दिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नदी की, जो स्मृति और संस्कृति का प्रवाह है। असल में कवि का पूरा जीवन ही महानदी के किनारे गुजरा है। जरा सोचिए, उस नदी ने उनके कितने ही बचपन के दिन, कितनी यादें देखी होंगी। और इसीलिए ये नदी उनके लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक विरासत नहीं है। नहीं, ये तो उनके अपने निजी इतिहास का, उनकी अपनी कहानी का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। और इस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए संग्रह के जो टाइटल पोयम है, उसकी इन पंक्तियों को जरा महसूस कीजिए। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात, लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कवि और नदी के बीच का वो गहरा, वो अटूट रिश्ता है। और यही इमोशनल लहर है जो पूरे संग्रह में आपको महसूस होगी। तो नदी की इस विशालता से अब थोड़ा अंदर चलते हैं, कविता के दिल में उतरते हैं, जहां सबसे व्यक्तिगत और सबसे सार्वभौमिक भावनाएं बसती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे शब्द से, माँ। अब आप अंदाजा लगाइए, माँ का विषय कवि के लिए कितना अहम होगा कि उन्होंने इस पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 अलग अलग कविताएं लिखी हैं। ये दिखाता है कि माँ का उनके जीवन और उनके लेखन पर कितना गहरा असर रहा है। कवि के लिए माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक अमर एहसास है, एक ऐसा अक्षर, एक ऐसा शब्द जो दुनिया में किसी भी दिल से सीधे जुड़ जाता है और उसे बहुत गहराई से छूता है। लेकिन जिंदगी हमेशा मीठी यादों का सफर तो नहीं होती है ना? ये कविता संग्रह कठोर सच्चाइयों से भी मुंह नहीं मोड़ता, खासकर उस दौर से जिसका दर्द हम सब ने किसी न किसी तरह महसूस किया है, महामारी का दौर। कवि ने उस दौर को एक नाम दिया है, करु काल। करु यानी कड़वा, और ये एक शब्द ही अपने आप में उस समय की पूरी कड़वाहट, उसकी सारी पीड़ा को समेट लेता है। करु कविता की ये पंक्तियां शायद दिल को थोड़ा झकझोर दें। ये उस त्रासदी की एक ऐसी सच्ची तस्वीर खींचती हैं जो बताती है कि ये कविता कड़वे से कड़वे सच को भी पूरी बेबाकी से सामने रखने से नहीं डरती। दर्द और सच्चाई के अलावा इन कविताओं में एक तीखापन भी है, एक व्यंग, जो हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे अपने बर्ताव पर एक आईने की तरह काम करता है। इस संग्रह में जुगाड़ नाम से एक दो नहीं, पूरी 11 कविताओं की एक सीरीज है। अब जुगाड़ क्या है, यह हम सब जानते हैं, मुश्किलों का एक अनोखा हल। लेकिन कवि इसी जुगाड़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके समाज के दोहरेपन पर चोट करते हैं। जैसे जुगाड़ 6 कविता में ये तुलना देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ बेईमानी से दिमाग चलाकर हथेली की लकीरें चमक जाती हैं और दूसरी तरफ दिन रात मेहनत करके हाथ पैर चलाने वालों की लकीरें घिस जाती हैं। और ये व्यंग सिर्फ जुगाड़ तक ही नहीं रुकता। कवि समाज के मुखौटों पर, ठगी पर और यहां तक कि लोकतंत्र के चुनावी तमाशे पर भी उतनी ही तीखी टिप्पणी करते हैं। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिलता है कविता मुखौटे में। ये पंक्तियां कितनी सरलता से ये बता देती हैं कि चेहरे और मुखौटे भले ही अलग अलग हों, लेकिन अंदर की कारगुजारियां अक्सर एक जैसी ही होती हैं। इतनी आलोचना, इतने कड़वे सच के बाद सवाल उठता है, क्या कहीं कोई उम्मीद है, कोई आशा की किरण? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उन कविताओं की ओर चलते हैं जो एक बेहतर और खूबसूरत दुनिया की तस्वीर दिखाती हैं। नया साल कविता की इन पंक्तियों को देखिए। एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही मासूम सी इच्छा है कि काश वो पवित्रता, वो शगुन जो हम पूजा के कलश में देखते हैं, वो हर इंसान के दिल में बस जाए। और आखिर में ये कविता दुनिया, जिसे समीक्षक अपनी सबसे पसंदीदा बताते हैं, और शायद इसकी वजह आप भी समझ जाएंगे। ये कविता उस गहरे विचार को सामने रखती है कि हम सबने जो अपने आसपास दीवारें बना रखी हैं, फासला बस उन्हीं का है। हवा पानी तो सबके लिए एक ही है ना, और एक न एक दिन इंसान इन दीवारों से बाहर निकलता ही है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है
कि आज के इस बटे हुए दौर में क्या कविता में वो ताकत है जो समाज को, हम सबको फिर से एक साथ ला सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी की समीक्षा, नीदरलैंड्स में प्रवासी साहित्यकार मनीष पांडे द्वारा। समीक्षक का परिचय। मनीष पांडे प्रवासी साहित्यकार, नीदरलैंड। जन्म भारत में 22 जून 1979 को, ग्राम पचोरी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। शिक्षा भारत से कंप्यूटर साइंस में एमएससी और नीदरलैंड से एमबीए। संप्रति सन 2006 से अमेरिका और यूरोप के कई देशों में पदस्थ और वर्तमान में सपरिवार एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में निवास। अमेज़न में तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत। लेखन मुख्य रूप से काव्य लेखन के साथ संस्मरण, आलेख और कहानी आदि का विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। मनीष पांडे ने छंद में अपना परिचय इस तरह से दिया है। छत्तीसगढ़ के गांव का लड़का, नाम मिला है मुझे मनीष। कंप्यूटर शिक्षा के बल पर दुनिया घूमकर लेता फीस। हॉलैंड है बन गया ठिकाना, पर हिंदी का मैं दीवाना। कुछ बीती कुछ बात बनाई, लिखता अपने मन की टीस। सम्मान हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए विश्वरंग द्वारा प्रवासी भारतीय साहित्यकार सम्मान एवं अन्य। प्रकाशन सरहदों के पार सोपान, प्रवासी भारतीयों का काव्य संग्रह। चाय और फलसफे, नीदरलैंड के प्रवासी भारतीयों का काव्य संग्रह। नीदरलैंड की चयनित रचनाएं। अमेरिका और यूरोप के 5 प्रमुख संस्मरण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व भर के चयनित साहित्यकारों के काव्य संग्रह में देशभक्ति से जुड़ी 5 कविताएं प्रकाशित। भोपाल से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गर्भनाल में नियमित काव्य और गद्य प्रकाशन। विश्व हिंदी अधिष्ठान पंजीकृत न्यास, रायगढ़ के वैश्विक विस्तार में योगदान। दुनिया के विभिन्न देशों के शताधिक प्रवासी साहित्यकारों को अधिष्ठान से जोड़ने और आयोजनों के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका। अधिष्ठान और विदेशों के साहित्यकारों के मध्य सेतु के रूप में सक्रिय। भारत आने पर अधिष्ठान कार्यालय संस्थापक डॉक्टर मीनकेतन प्रधान से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क एवं योजनाओं का चरणबद्ध क्रियान्वयन। पिछले वर्ष 30 सितंबर को छायावाद के प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे जयंती के अवसर पर विश्व हिंदी अधिष्ठान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य पाठ में सहभागिता। मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी पर प्रवासी साहित्यकार मनीष पांडे द्वारा की गई समीक्षा का वाचन। महानदी प्रोफेसर मीनकेतन प्रधान लिखित कविताओं का एक ऐसा संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और स्मृतियों की भावनात्मक प्रस्तुति की है। महानदी मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जिसकी गोद में कवि का जीवन बीता है, और उसी नदी को एक प्रतीक के रूप में केंद्रित करते हुए उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, जनजीवन, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से उकेरने का सफल प्रयास किया है। अपनी बात खंड में कवि ने अपने जीवन के संघर्षों और साहित्यिक यात्रा को आत्मकथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही ये खंड पाठक को कविताओं की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है। संग्रह शीर्षक कविता महानदी में कवि ने अपने बचपन, गांव, बाढ़ की त्रासदी और सामाजिक परिवर्तनों आदि को नदी की जीवनधारा के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ा है। जैसे, महानदी तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं है मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के, लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। इस संग्रह में माँ शीर्षक से 5 कविताएं हैं जिसमें उन्होंने माँ के प्रति अपने प्रेम और उनकी स्मृतियों को कुछ इस तरह से संजोया है कि हर पाठक अपने आप में झांककर अपने बचपन की यादों को पलटने लगता है। एक बेटे का माँ के प्रति प्रेम को उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि माँ की उपस्थिति में जीवन कितना सहज होता है। मीनकेतन प्रधान ने माँ शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि माँ अक्षर अविनाशी शब्द है जो सीधे मन को छूता है। जैसे माँ 2 शीर्षक कविता से, माँ कहने से पूरा नहीं होता है माँ का अर्थ। यह एक शब्द, एक अक्षर, अक्षर है जो सीधे जोड़ता है, हर मन को गहरे छूता है। इस पुस्तक में हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी को, कोरोना को करु काल का नाम दिया है। छत्तीसगढ़ी और अन्य देशज भाषाओं में करु शब्द का अर्थ कड़वा होता है जो उस भीषण और भयावह कालखंड को सटीक रूप से चिन्हित करता है। महानदी संग्रह में ही करु शीर्षक कविता में देखिए, भारी भरकम मालगाड़ियां पटरियों को दहलाती याद दिला जाती। कोरोना काल में ढोकर लाई जाती थी कई लाशें, शहर बाहर सुनसान जगहों में बने शमशान, जलती चिताएं अंधेरे को डराती लपटे, चुप सारे गांव, शहर पोखर, समंदर, और इधर महानदी, कहीं कोई उठा पटक, कोई शोर शराबा नहीं है, तो बस सुन आकाश में करु कविता की करुण पुकार।
छायावाद के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे की प्रसिद्ध कविता कुर्री के प्रति की स्मृति को आधुनिक संदर्भों में पुनर्स्थापित करती 3 कविताएं कुर्री 1, कुर्री 2 और कुर्री 3 इस पुस्तक में समाहित काव्य रत्न जैसे हैं। इनमें छायावादी रहस्यमयता और आधुनिक यथार्थ का सुंदर समन्वय है। देखिए कुर्री 1 में, बिखरी होगी कहीं चांदनी घना यहाँ अवसाद, महानदी तट का गांव वही फिर आ जाता है याद। आसमान में छिटके तारे, अख फूल से दीप, मैं देख रहा होता तड़के झरते गीले गीत। अंधियारा पीछा कर रहा है चुपके बैठी साध, फपक रही आंखों में धारा, कोर बहाती याद। इसी तरह कुर्री 2 की ये पंक्तियां देखिए। परदेसी पंछी जान रहा उड़ता चारों ओर, नाहक जंग रोकना होगा यह आवाम का जोर। एक दूसरे से मिल करेगा अब नया समाधान, चाहे अनचाहे जो बिखरा वो रहे सावधान। जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास, झुंड को नहीं राहत दिखाता सदियों का प्रतिभास। इस संग्रह में समकालीन भारतीय समाज की विडंबनाओं को उजागर करती एक से बढ़कर एक कविताएं हैं, जैसे कि जुगाड़ शीर्षक से 11 कविताएं हैं जो राजनीति, प्रशासन, चुनावी तंत्र और आम आदमी की रोजमर्रा की आपाधापी को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करती हैं। जैसे जुगाड़ 6 है, बेईमानी में आदमी का दिमाग ज्यादा चलता, मेहनत मजदूरी में हाथ पैर, दोनों की वही 5-5 उंगलियां, हथेली भी वैसी, एक की लकीर चमकती दूसरे की घिसती, कमाल करता जुगाड़। जहां एक और लेबर चौक कविता मजदूरों की ताकत, संघर्ष और उपेक्षा को सामने लाती है, तो ठग और मुखौटे आधुनिक समाज की चालाकियों और नकलीपन को उजागर करती है। मुखौटे कविता का यह एक उदाहरण। गधों की जमात में वजन तौलने का, कुत्तों की जमात में राग सुर का, भेड़ियों की जमात में इंसानियत का कोई मतलब नहीं होता। एक कारखाने में बने इनके मुखौटों में फर्क सिर्फ इतना होता, कोई छोटा कोई बड़ा होता, मगर कारगुजारियों में किसी से कोई कम नहीं होता। कुरुक्षेत्र और चुनाव परिणाम जैसी कविताएं सही मायने में लोकतंत्र की विडंबना और चुनावी तमाशे पर प्रकाश डालती हैं। जैसे जिताया तो इसे भी गया था पिछली बार, लोग तो यही थे भाड़े के, तमाशा बनते हैं हर बार। इस पुस्तक में एक से बढ़कर एक पठनीय कविताएं हैं जो कवि के दार्शनिक विचारों के माध्यम से भी जीवन को परिभाषित करती हैं। प्रवास, दुनिया, वक्त, ज़मीर, मन माफिक, नया साल जैसी कविताएं आधुनिक जीवन के जटिलताओं, यात्रा के अनुभवों और अपनी अस्मिता की खोज को दर्शाती है। जैसे नया साल कविता की ये पंक्तियां, यह भी कितना अच्छा होता, पूजा के लिए रखे गए कलश का शगुल हर दिल में समाता, ऐसा कोई नया साल होता। दुनिया इस संग्रह में मेरी सबसे प्रिय कविता है जो इस आस को दर्शाती है कि कितना अच्छा होता यदि सारी दुनिया वास्तव में वसुदैव कुटुंबकम का सूत्र मानकर एक हो जाती। दुनिया शीर्षक कविता का यह एक उदाहरण देखिए। सोचता है आदमी अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी दुनिया की खातिर, फासला सिर्फ दीवारों का होता, हवा पानी सब तो वही, नहीं तो बस सोचने का ढंग, आखिर किसी दिन तो निकलता है आदमी इससे बाहर। 77 कविताओं के संग्रह में प्रोफेसर मीन केतन प्रधान ने अपने अनुभवों को कविता में कुछ इस प्रकार से ढाला है कि वे पाठक को सोचने और आत्मा मंथन करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका दूसरा काव्य संग्रह करु काल भी पठनीय है। भविष्य में इसका पृथक रूप से विवेचन हो सकेगा। स्वागत। आज हम एक बहुत खास स्रोत पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये एक समीक्षा है, मीन केतन प्रधान का काव्य संग्रह है महानदी, और उसकी समीक्षा लिखी है मनीष पांडे ने। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि मनीष पांडे वो नीदरलैंड्स में रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। और वो खुद तकनीकी क्षेत्र से हैं, हाँ। अमेज़न में काम करते हैं, जैसा कि परिचय में लिखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस और MBA। और फिर हिंदी साहित्य, खासकर कविता में इतनी गहरी रुचि और सक्रियता, ये अपने आप में मतलब बहुत अनूठा संयोजन है। सही। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मीन केतन प्रधान की कविताओं में क्या खास है, कौन कौन से विषय हैं, और मनीष पांडे की नज़र में, एक प्रवासी भारतीय की नज़र में इनका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक पड़ताल। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कोई अपनी जड़ों से दूर रहकर भी अपनी भाषा और साहित्य से इतना जुड़ा रह सकता है। और उन्हें प्रवासी भारतीय साहित्यकार सम्मान भी मिला है, तो जाहिर है उनका काम महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ। अच्छा, समीक्षा की शुरुआत ही होती है संग्रह के शीर्षक से, महानदी। पांडे जी बताते हैं कि कैसे कवि ने महानदी को, जो कि मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और जिसके किनारे कवि का अपना जीवन बीता है, उसे एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है। अच्छा, किस तरह का प्रतीक? प्रतीक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, वहां के आम जनजीवन का, सामाजिक सच्चाइयों का और मतलब मानवीय भावनाओं का भी। नदी को प्रतीक बनाना तो कविता में अक्सर होता है ना,
जीवन के प्रवाह की तरह या यादों की तरह। हाँ, पर यहाँ ये शायद ज्यादा निजी है, क्योंकि कवि का सीधा वास्ता रहा है उस नदी से। हाँ, ये बात है। समीक्षा में शायद इसी निजी जुड़ाव पर जोर दिया गया होगा। ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं रहती फिर। बिल्कुल। और समीक्षा में ये भी बताया गया है कि संग्रह में एक खंड है अपनी बात। अच्छा। उसमें कवि ने अपने जीवन के संघर्ष और अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में लिखा है। एक तरह का आत्मकथ्य है। तो उससे कविताओं की पृष्ठभूमि समझने में मदद मिलती होगी। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, शीर्षक कविता महानदी की ये पंक्तियां जो समीक्षा में दी गई हैं, कितनी भावनात्मक हैं। सुनाइए। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जल धाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के। लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। वाह, साफ पता चल रहा है कि नदी उनके लिए कितनी अहम है। जैसे वो कह रहे हो कि मेरा अस्तित्व, मेरी बातें सब तुमसे जुड़ी हैं। हाँ, जैसे कोई दोस्त हो या कोई अपना, तट पर आए बिना बात ही नहीं बनती। सही। ये सिर्फ नजारा नहीं है, ये एक रिश्ता है। अच्छा, बातें हैं उन खास विषयों पर जो समीक्षा में उठाए गए हैं। सबसे पहले जिक्र है माँ पर लिखी 5 कविताओं का। माँ पर 5 कविताएं? हाँ। और समीक्षक कहते हैं कि ये कविताएं पाठक को सीधे अपने बचपन की यादों में खींच लेती हैं। अच्छा, माँ का विषय तो वैसे भी बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और प्रधान जी ने माँ के प्रेम और उसकी उपस्थिति की जो सहजता होती है ना, उसे बड़ी कोमलता से दिखाया है। जैसे माँ 2 कविता की ये पंक्तियां हैं जो माँ शब्द के अर्थ को ही जैसे खोल रही हैं। क्या पंक्तियां हैं? माँ कहने से पूरा होता नहीं माँ का अर्थ, ये एक शब्द, एक अक्षर, अक्षर है जो सीधे जोड़ता हर मन को गहरे छूता। अक्षर मतलब अविनाशी? हाँ, शायद यही मतलब है, अक्षर जो कभी नष्ट ना हो। ये तो बहुत सुंदर व्याख्या है। माँ के रिश्ते की शाश्वता को, उसकी गहराई को अक्षर से जोड़ना। समीक्षक ने इसे सही पकड़ा है। ये भाषा के साथ एक रचनात्मक खेल भी है और बहुत गहरा भाव भी। हाँ, मुझे भी ये अक्षर वाली बात खास लगी। ये सिर्फ शब्द खेल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अनुभव की गहराई को पकड़ने की कोशिश है। अच्छा, अगला अहम विषय जो समीक्षा में है वो है कोरोना महामारी। ओह, कवि ने उसे करु काल कहा है। करु काल। हाँ, समीक्षा बताती है कि छत्तीसगढ़ी और दूसरी देसी भाषाओं में करो का मतलब होता है कड़वा। अच्छा, तो कड़वा समय। नाम ही काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल। उस दौर की कड़वाहट, उसकी भयावहता। और करु शीर्षक कविता का एक अंश समीक्षा में दिया गया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। कैसा है वो अंश? सुनिए। भारी भरकम मालगाड़ियां पटरियों को दहलाती, याद दिला जाती कोरोना काल में, ढोकर लाई जाती थी कई लाशें, शहर बाहर सुनसान जगहों में बने शमशान, जलती चिताएं अंधेरे को डराती लपटें, चुप सारे गांव, शहर, पोखर, समंदर, और इधर महानदी। कहीं कोई उठापटक, कोई शोर शराबा नहीं है, तो बस सुन्न आकाश में करु कविता की करुण पुकार। उफ, ये तो बहुत मार्मिक और भयावह चित्रण है। वो मालगाड़ियों वाला बिंब और फिर वो चुप्पी, महानदी की भी चुप्पी। हाँ, जैसे सब कुछ थम गया था, सुन्न पड़ गया था। ये कविता तो उस सामूहिक त्रासदी का एक तरह से दस्तावेज बन गई है। करु काल शब्द का चुनाव और ये बिंब, ये वाकई उस दौर की कड़वाहट और डर को महसूस कराते हैं। महानदी की चुप्पी खास तौर से सोचने पर मजबूर करती है, जैसे प्रकृति भी स्तब्ध हो। समीक्षा में फिर कुर्री पर आधारित 3 कविताओं का जिक्र आता है। कुर्री एक पक्षी होता है। हाँ, कुर्री। और ये कविताएं कुर्री 1, कुर्री 2, कुर्री 3 लिखी गई हैं छायावाद के एक बड़े कवि हुए मुकुटधर पांडे। हाँ, मुकुटधर पांडे। उनकी प्रसिद्ध कविता है कुर्री के प्रति। बिल्कुल, उसी की याद में। समीक्षक इन कविताओं को काव्य रत्न कहते हैं। काव्य रत्न यानी बहुत खास मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इनमें छायावादी रहस्य भी है और आज का यथार्थ भी है। दोनों का मेल है। अच्छा, ये दिलचस्प है। जैसे कुर्री 1 की ये पंक्तियां हैं जिनमें वो छायावादी सा माहौल है। बिखरी होगी कहीं चांदनी, घना यहाँ अवसाद, महानदी तट का गांव वही फिर आ जाता याद, अंधियारा पीछा कर रहा चुपके बैठी साध, फपक रही आंखों में धारा कोर बहाती याद। अवसाद, यादें, चांदनी, हाँ, ये छायावादी रंगत है। लेकिन फिर कुर्री 2 की ये पंक्तियां देखिए, एकदम आज के मुद्दे पर आ जाती हैं। क्या है? परदेशी पंछी जान रहा उड़ता चारों ओर, नाहक जंग रोकना होगा ये आवाम का जोर,
जीते को भी युद्ध मारता है गवाह इतिहास, झुंड को नई राह दिखाता सदियों का प्रतिभास। अरे वाह! तो कुर्रियां सिर्फ प्रकृति का प्रतीक नहीं रही, वो युद्ध विरोध और लोक शक्ति की बात कर रही है। हाँ, ये तो सच में अतीत और वर्तमान का संगम है। कवि परंपरा से जुड़ भी रहे हैं और उसे आज के सवालों से भी जोड़ रहे हैं। ये एक परिपक्व कवि की निशानी है। काव्य रत्न कहना शायद समीक्षक का उत्साह हो, पर यह प्रयोग महत्वपूर्ण जरूर है। यानी परंपरा को दोहराना नहीं बल्कि उसे नया जीवन देना। बिल्कुल, यही तो रचनात्मकता है। अच्छा, अब आते हैं सामाजिक यथार्थ और व्यंग्य पर। इस संग्रह में ये भी काफी है। समीक्षा खासतौर पर जुगाड़ शीर्षक वाली 11 कविताओं का जिक्र करती है। 11 कविताएं सिर्फ जुगाड़ पर? हाँ, लगता है कवि ने इस मुद्दे को काफी बारीकी से देखा है। ये कविताएं राजनीति, प्रशासन, चुनाव और आम आदमी की रोजमर्रा की जद्दोजहद, उन सब पर व्यंग्य करती हैं। जुगाड़, ये शब्द तो आजकल हमारे समाज का हिस्सा ही बन गया है। हर चीज में जुगाड़। सही। और देखिए, जुगाड़ 6 अय्यांश कैसे व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। हाँ, बेईमानी में आदमी का दिमाग ज्यादा चलता, मेहनत मजदूरी में हाथ पैर दोनों की वही 5-5 उंगलियां, हथेली भी वैसी एक कि लकीर चमकती दूसरे की घिसती, कमाल करता जुगाड़। वाह! सीधी चोट, मतलब हाथ पैर तो वही है पर नतीजा अलग अलग, और वजह है जुगाड़। हाँ, ये पंक्तियां तो सिस्टम पर भी सवाल उठाती हैं और इंसान की नीयत पर भी। व्यंग का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। समीक्षा में कुछ और कविताओं का भी जिक्र है, जैसे लेबल चौक। लेबर चौक मजदूरों के बारे में होगी। हाँ, उनके संघर्ष और उपेक्षा पर। फिर ठग और मुखौटे जैसी कविताएं हैं जो समाज के दोगलेपन और दिखावे पर हैं। मुखौटे? हाँ, मुखौटे कविता का ये उदाहरण देखिए कितना तीखा है। गधों की जमात में वजन तौलने का, कुत्तों की जमात में राग सुर का, भेड़ियों की जमात में इंसानियत का कोई मतलब नहीं होता। एक कारखाने में बने इनके मुखौटों में फर्क सिर्फ इतना होता, कोई छोटा कोई बड़ा होता, मगर कारगुजारियों में किसी से कोई कम नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो बहुत करवा सच है। अलग अलग समूहों के अपने नियम, अपनी नैतिकता या अनैतिकता, और सब एक ही कारखाने के बने मुखौटे। कमाल का बिंब है ये। है ना? इसी तरह कुरुक्षेत्र और चुनाव परिणाम जैसी कविताएं हैं, लोकतंत्र और चुनावों पर। एक पंक्ति है, जिताया तो इसे भी गया था पिछली बार, लोग तो यही थे, भाड़े के तमाशा बनते हर बार। उफ, ये तो आज की राजनीति का बड़ा सटीक चित्रण लगता है। लोग वही, तमाशा वही। ये कविताएं सच में समाज का आईना है, बिना किसी झिझक के सच दिखाती हैं। ये जो जुगाड़, मुखौटे और करूकाल वाली कविताएं हैं, इनमें कोई कनेक्शन दिखता है? हाँ, देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमजोरियों, सामाजिक पाखंड और आम आदमी पर उसके असर की ही बात कर रही हैं। करूकाल दिखाता है कि संकट में व्यवस्था कैसे टूट जाती है, और जुगाड़ और मुखौटे रोजमर्रा की जिंदगी में उसी व्यवस्था की दरारों और नैतिक पतन को दिखाते हैं। सब मिलकर एक बड़ी, थोड़ी उदास सी तस्वीर बनाते हैं। पर संग्रह सिर्फ सामाजिक यथार्थ या व्यंग्य तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसमें दार्शनिक और जीवन के गहरे सवालों से जुड़ी कविताएं भी हैं। समीक्षा में जिक्र है प्रवास, दुनिया, वक्त, जमीर, मन माफिक, नया साल जैसी कविताओं का। तो मतलब आधुनिक जीवन की जटिलताएं, पहचान की तलाश, ये सब। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे नया साल कविता की ये पंक्तियां हैं जो थोड़ी आशावादी सी लगती हैं। हाँ, ये भी कितना अच्छा होता, पूजा के लिए रखे गए कलश का शगुन हर दिल में समाता, ऐसा कोई नया साल होता। ये तो एक साझा खुशी और बेहतरी की कामना है। अच्छी बात है। और समीक्षक मनीष पांडे की जो पसंदीदा कविता है वो है दुनिया। दुनिया किस बारे में? वो कहते हैं कि ये वसुधैव कौटुंबकम की भावना को दर्शाती है। सारी दुनिया एक परिवार है। अच्छा, आज के समय में तो ये बहुत प्रासंगिक है। हाँ, इसकी कुछ पंक्तियां हैं। सोचता आदमी अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी दुनिया की खातिर, फासला सिर्फ दीवारों का, होता हवा पानी सब तो वही, नहीं तो बस सोचने का ढंग, आखिर किसी दिन निकलता तो है आदमी इससे बाहर। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। फासला सिर्फ दीवारों का या सोचने के ढंग का, हवा पानी तो वही है ना? यहाँ कवि का कैनवास कितना बड़ा हो गया है। महानदी के तट से शुरू होकर पूरी दुनिया तक, स्थानीयता से सार्वभौमिकता तक का सफर। ये दिखाता है कि कवि की सोच कितनी व्यापक है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करना ये आज बहुत जरूरी है।
तो कुल मिलाकर मनीष पांडे की समीक्षा के जरिए हमने देखा कि मीनकेतन प्रधान का ये संग्रह महानदी, जिसमें 77 कविताएं हैं, वो कितना विविध है। हाँ, काफी सारे रंग हैं इसमें। महानदी एक केंद्र बिंदु है, माँ पर कविताएं दिल को छूती हैं। करू काल उस भयानक दौर की याद दिलाता है। जुगाड़ और मुखौटे समाज पर तीखा व्यंग करती हैं। हाँ, कुर्री कविताएं हमें साहित्य के इतिहास से जोड़ती हैं। और दुनिया जैसी कविताएं हमें बड़े फलक पर सोचने को मजबूर करती हैं। बिल्कुल। समीक्षक का निष्कर्ष भी यही है कि ये संग्रह पाठक को सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, और पांडे जी की समीक्षा ये भी दिखाती है कि प्रधान जी की कविताओं में निजी अनुभव, सामाजिक चिंता और दार्शनिक सोच का एक अच्छा संतुलन है। और अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि कवि का दूसरा संग्रह करू काल भी आ गया है, जो पठनीय है। शायद उसमें महामारी पर और विस्तार से बात हो। हाँ, हो सकता है। और अंत में एक सवाल जो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में घूम रहा है कि कैसे कोई खास जगह जैसे महानदी का तट, उससे जुड़ी हुई कला जैसी ये कविताएं, वो इतने सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों को, जैसे माँ का प्यार, महामारी का दुख, समाज का पाखंड, दुनिया को एक समझने की चाह, इन सब को कैसे आवाज दे सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा है कि जब हम अपनी जड़ों से, अपनी स्थानीयता से गहराई से जुड़ते हैं, तभी हम इंसान होने के नाते जो हमारे साझा अनुभव हैं, उन्हें बेहतर समझ पाते हैं और व्यक्त कर पाते हैं। शायद स्थानीयता में ही सार्वभौमिकता छिपी होती है। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।